प्रिय बच्चों, मैं आज आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उनको बताने जा रहा हूँ। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए एक नया अधिनियम बनाया गया, जिसे कि हम भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी और इस अधिनियम की सर्वाधिक जो चर्चित विशेषता हम कह सकते हैं कि वो प्रांतों में उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना करने के लिए द्वैध शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। इसके अंतर्गत प्रांतीय सूची के विषयों को दो समूहों में बांट दिया गया था, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों के शासन का भार भारतीय मंत्रियों के हाथों में रखा गया, जो कि उनके कार्यों के लिए विधायिका के प्रति एक तरह से उत्तरदायी थे, जबकि दूसरी ओर रक्षित विषयों का शासन पहले की तरह ही गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी के हाथों में रखा गया। दूसरी बात इसमें ये कही गई थी कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का स्पष्ट विभाजन जो था वो कर दिया गया। प्रांतों को केंद्र से पृथक कर उनकी शक्तियाँ को विस्तृत कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में भेद एक तरह से किया। इसके अंतर्गत मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, मध्य प्रांत, असम, बर्मा को गवर्नर के अधीन प्रांत घोषित किया गया और इन प्रांतों की शासन प्रणाली एक समान ही रखी गई, जबकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और एक तरह से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह चीफ कमिश्नर के अधीन रखे गए। इसी तरह से इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में एक तरह से कमी कर दी गई, अर्थात इस अधिनियम के द्वारा गृह सरकार का नियंत्रण एक तरह से कम हो गया। सैद्धांतिक रूप से भारत सचिव को निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन का अधिकार पहले की ही तरह उसके पास यथावत रखा गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से भारत सचिव एवं ब्रिटिश संसद का भारतीय प्रशासन पर हस्तक्षेप एक तरह से कम हो रहा। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को कम किया गया। प्रांतीय विषयों पर कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए केंद्र से अनुमति प्राप्त करने की अनुमति अब नहीं रह गई थी। प्रांतीय बजट को केंद्रीय अनुमति प्राप्त करने बजट से पृथक कर दिया गया और साथ ही प्रांतों को रुपया उधार लेने, कर लगाने, वसूलने का अधिकार भी एक तरह से प्रदान कर दिया गया। केंद्र में पहले के समान ही अनुत्तरदायी सरकार बनी रही। यहाँ पर गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी के सदस्य केंद्रीय विधायिका के स्थान पर भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक मताधिकार को एक तरह से विस्तारित कर दिया गया। इसके द्वारा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों को विशेष प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम का स्वरूप अपरिवर्तनशील माना गया, क्योंकि भारतीय विधायिका को इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं था। इसमें कोई भी परिवर्तन ब्रिटिश संसद के द्वारा ही किया जा सकता था। अब यदि हम बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना इसके अंतर्गत कर दी गई थी। इस में प्रांतों में एक विचित्र प्रकार की शासन व्यवस्था, जिसे कि द्वैध शासन की संज्ञा दी है, को स्थापित किया। वस्तुतः प्रांतीय व्यवस्था पर सोचने का सर्वप्रथम कार्य इंग्लैंड स्थित बुद्धिजीवियों के द्वारा के उस वर्ग को ने किया जिसे
राउंड टेबल कहा जाता था। इस राउंड टेबल का प्रमुख सदस्य लियोनिसिस कर्टिस था और उसी के द्वारा सर्वप्रथम इस काल में द्वैध शासन की संकल्पना की गई। कर्टिस मूल रूप से वायसराय चेम्सफोर्ड का ही मित्र था, जो अक्टूबर 1916 में भारतीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आया था। कर्टिस एवं उसके साथियों का मानना था कि कोई अधिकार प्रदान करने का परिणाम भयावह हो सकते हैं और उत्तरदायित्व दिए बिना, उनका कहना था कि कोई भी कार्यकारी उत्तरदायित्व दिए बिना निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को अधिक अधिकार प्रदान करने के भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। भारत जैसे देश में सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया जाना एक तरह से आवश्यक था। इस विभाजन में दो अलग अलग भाग थे और अलग अलग स्रोतों से इनको शक्ति प्राप्त होती थी। सत्ता के इसी विभाजन को कर्टिस ने डायरकी द्वैध शासन कहा। डायरकी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्दों दो और शासन की संधि से बना है। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों रक्षित एवं हस्तांतरित में बांट दिया गया। रक्षित विभाग में सभी महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित किए गए, जैसे कानून एवं व्यवस्था, पुलिस, जेल, समाचार पत्र, न्याय, सिंचाई, अकाल राहत, जलमार्ग, वन, खनन और विद्युत उद्योग आदि। जबकि हस्तांतरित विषयों में अत्यंत कम महत्वपूर्ण विषय रखे गए, जिसमें स्थानीय स्वशासन कहें, शिक्षा थी, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि, आबकारी, पशु एवं चिकित्सा आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी को भी दो प्रथम भागों में बांट दिया गया। रक्षित विषयों का शासन गवर्नर एवं उसकी कार्यकारिणी के द्वारा किया जाता था और इस कार्यकारिणी में अधिकतम 4 सदस्य तक हो सकते थे। छोटे प्रांतों में तो कार्यकारिणी के इन सदस्यों की संख्या 2 तक ही सीमित रखी गई। कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा 5 साल की समयावधि के लिए की जाती थी। उनको गवर्नर चाहे जा हटा सकता था। इन सदस्यों का वेतन भी प्रांतीय कोष से ही एक तरह से दिया जाता था। गवर्नर ही परिषद की सभाओं में सभापतित्व करता था। उसे निर्णायक मत देने का अधिकार था, यहाँ तक कि उसे परिषद के बहुमत के निर्णय को भी अस्वीकृत करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी अपने प्रशासनिक कृत्यों के लिए विधायिकाओं के प्रति किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं थी। हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर जनरल एवं उसके द्वारा नियुक्त मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता था। इस अधिनियम में मंत्रियों की संख्या पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया था। ये मंत्री अपने कृत्यों के लिए प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये मंत्री सामान्यतः वही बनते थे जिन्हें विधायिकाओं में बहुमत प्राप्त होता था। इन मंत्रियों के वेतन प्रत्येक वर्ष विधायिका द्वारा स्वीकृत व्यय में सम्मिलित किया जाता था। गवर्नर हस्तांतरित विषयों से सम्मिलित प्रशासन चलाने के लिए इन मंत्रियों से परामर्श लिया करता था, लेकिन वह इनके परामर्श मानने के लिए एक तरह से बाध्य नहीं था। वह उनके परामर्श के विरुद्ध भी कार्य कर सकता था। गवर्नर के विवेक में यह था कि वह किसी विषय पर मंत्रियों के परामर्श माने अथवा नहीं, इसके लिए वो बाध्य नहीं था। ऐसे अनेक विशेषाधिकार गवर्नर को प्राप्त थे जिनके प्रशासन के संबंध में वह मंत्रियों व अपनी कार्यकारिणी की अवहेलना भी कर सकता था, जैसे प्रांतीय शांति एवं व्यवस्था, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, भारत मंत्री एवं गवर्नर जनरल की सभी आज्ञाओं का पालन, सार्वजनिक सेवा के अधिकारियों के हितों की रक्षा आदि। इस प्रकार प्रांतों के गवर्नर को अपने निर्वाचित मंत्रियों एवं परिषद के निर्णयों को भी अस्वीकृत कर देने की शक्ति प्राप्त थी। इस प्रकार से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत
की गई थी, जो कि एक अनूठा प्रयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।